गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ओके, लास्ट हमने क्लास में अपनी पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया में सबसे पहली कंपनी खोली, धीरे धीरे कैसे उन्होंने अदर जो कंट्रीज़ थी उनकी कंपनी से कंपटीशन किया और इंडिया में कैसे अपने पैर उन्होंने जमाने शुरू कर दिए। सो आज हम उस बैटल के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से वो अपने इंडिया में अपना पूरा जो अधिकार है वो जमा पाए। ठीक है, द बैटल ऑफ द प्लासी, वो कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ प्लासी के नाम से फेमस है, जो कि 57 में हुई थी। ठीक है, आपने भी पढ़ा था कि सिराजुद्दौला जो था वो कहाँ का, बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश कंपनी को किया था और उन्होंने फोर्टिफिकेशन से कलकत्ता में, ठीक है, और कंपनी को उन्होंने जो है बहुत सारे अधिकार भी जो है वो उनसे छीन लिए थे। ठीक है, वो उनके ट्रेड का जो अधिकार है वो नहीं दिया था उनको। सो सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू पे रेवेन्यू एंड टू स्टॉप द फर्दर फोर्टिफिकेशन। सिराजुद्दौला ने कंपनी को से रेवेन्यू पे करने के लिए बोला और उन्होंने उसको फोर्टिफिकेशन से रोक दिया। The failure of negotiation lead सिराजुद्दौला to march with 30,000 strong force to कासिम बाजार। और जब आपस में जो उनकी वार्ता थी, जो उन्होंने बातचीत करी सिराजुद्दौला कंपनी के बीच, जब वो फेल हो गई तो सिराजुद्दौला 30,000 फोर्स के साथ कासिम बाजार जो है पहुँचे। कंपनी ऑफिशियल वर डिसआर्मेड एंड कैप्चर, और वहाँ पर जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो निहत्थे थे। ठीक है, उनके पास हथियार नहीं थे, तो उनको क्या कर लिया गया, उनको कैप्चर कर लिया गया। ओके, यानी उनको पकड़ लिया गया और जो उनके वेयर हाउस थे यानी जो गोदाम थे उनको लॉक्ड कर दिया गया और उनकी शिप को भी वहीं रोक दिया गया। ठीक है, यानी शिप को भी एंट्री नहीं दी गई। नवाब मार्च टू कलकत्ता टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी फोर्ट। अब नवाब क्या था, वो कलकत्ता पहुँचे ताकि उन्होंने कलकत्ता की तरफ पहुँचा ताकि वो कंपनी के किले को जो है अपने कंट्रोल में ले सके। और जब ये न्यूज़ रॉबर्ट क्लाइव के पास पहुँची तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आर्मी को लेकर कहाँ पर, कलकत्ता पहुँच गए। ठीक है, कलकत्ता पहुँच गए। मैनी राउंड्स ऑफ नेगोटिएशन टुक प्लेस बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, और वहाँ पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बहुत सारे जो है आपस में बातचीत हुई, उनके बीच में वार्ताएं हुई। व्हेन द नेगोटिएशन फेल्ड, और जब ये सारी वार्ताएं फेल हो गई तो उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, ये बैटल हुई। कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन गेटिंग टू क्लोज एसोसिएशन ऑफ सिराजुद्दौला ऑन देयर साइड। अब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको सक्सेस मिली कि सिराजुद्दौला का कोई क्लोज जो है उसको वो अपनी तरफ मिला लें। ठीक है, वो उनकी तरफ से सिराजुद्दौला के किसी क्लोज व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर ले। और वो कौन सा था, उसका क्या नाम था, मीर जाफ़र। वो क्या था, वो कमांडर था नवाब की आर्मी का। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब आर्मीज हु हैज़ गिवन एश्योरेंस दैट आफ्टर डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला ही वुड बी मेड द नवाब। और उसको क्या आश्वासन दिया गया, उसको ये आश्वासन दिया गया कि जब सिराजुद्दौला हार जाएगा युद्ध में तो हम आपको नवाब बना देंगे। ओके, और बाकी जो अदर रिच थे जैसे मनिक चंद जो कि मेन इंचार्ज था कलकत्ता में, ओमी चंद रिच मर्चेंट थे, जगत सेठ रिच बैंकर थे बंगाल में, कादिम खान हु कमांडेड द नवाबशिप वर ऑफर्ड ह्यूज बेवरेज। और उनको क्या है, ये इन सबको बहुत बड़े बड़े लालच दिए गए कि आपको हम बहुत अच्छी पोस्ट पर प्रोवाइड करवाएंगे। दे डिड नॉट फाइट ड्यूरिंग द बैटल। अब इस लालच में उन्होंने क्या किया, वो जो नवाब की साइड से, सिराजुद्दौला की साइड से जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें वो नहीं लड़े। और इसका मेन कारण क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो है हार गया। ठीक है, यानी जब उसके सैनिक ही उसकी तरफ से नहीं लड़े, उसके मेन ऑफिसर्स ही नहीं लड़े तो वो हार गए। सिराजुद्दौला वाज अरेस्टेड आफ्टर हिज डिफीट, और उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला की क्या है, हत्या कर दी गई उसके जब वो लड़ाई में हार गए। और उसकी जगह मीर जाफ़र को क्या है, बंगाल का नवाब बना दिया गया। ओके, द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। और जो प्लासी की बैटल है वो भारत की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है।
इट मार्क्ड द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। इसी वजह से एक छोटी सी कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में चेंज हो गई। ठीक है, यानी अगर जो प्लासी की बैटल है वो अगर अंग्रेज हार जाते, ब्रिटिश हार जाते, तो वो क्या है, इतने बड़े इंडिया पर का अपना कंट्रोल नहीं कर पाते। ब्रिटिश गोट फुट होल्ड फ्रॉम वेयर दे वर टू एवेंचुअली कंक्यूर द वोल ऑफ द इंडिया। अब उन्हें एक ऐसा जगह मिल गई थी जहाँ से वो पूरी इंडिया को जो है अपने नियंत्रण में कर सकते थे। ठीक है, यानी उसको जीत सकते थे। बंगाल आफ्टर द प्लासी। अब प्लासी के बाद बंगाल की क्या स्थिति थी? मीर जाफ़र जो था वो जब उसको राजा बना दिया गया, नवाब बना दिया गया, तो वो के हाथ का एक कठपुतली पपेट बन गया। ठीक है, यानी क्योंकि ब्रिटिश ने उसको नवाब बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि वो जो ब्रिटिश कहेंगे उन्हीं की बात को मानने वाला था। फॉर द कंपनी इट वाज गुड अरेंजमेंट। और कंपनी के लिए तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। क्यों? क्योंकि they wanted to focus on their business rather than local politics and administration। क्योंकि वो सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहते थे और बाकी जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं। ठीक है, यानी उनकी राजनीति या इस तरह के किसी मैनेजमेंट प्रबंधन पर नहीं। द ब्रिटिश कॉन्स्टेंटली डिमांड मनी फॉर हिम। और ब्रिटिश क्या है, लगातार उससे इस सब चीज़ों के लिए मनी की डिमांड करते रहते थे। कंपनीज ऑफिशियल्स यूज्ड हिम एज गोल्डन शेक इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड एट प्लेजर। और कंपनी के जो ऑफिसर थे वो उसको एक ऐसी सुनहरी बोरी के मतलब बैग के रूप में यूज़ करते थे कि जब जिसमें वो हाथ डाले और तब उसमें से बहुत सारा जो है पैसा निकल कर आ जाए। यानी एक गोल्डन सेक के रूप में हाथ डाला और बहुत पैसा निकल के आ जाए वहाँ से। दे व्हेन ही कुड पे नो मोर इट वाज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। और जब वो पैसे नहीं दे पाए तो उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया? मीर कासिम को। द न्यू नवाब डिवाइडेड कंपनी टू granting it the right to collect revenue to district of बुर्दवान, मिदारपुरे एंड चिटागोंग। ठीक है, अब जो नया नवाब बना, जो उसने क्या किया, उसने कंपनी को रिवॉर्ड दिया इनाम के तौर पर। ठीक है, उसको ग्रांट कर दी, यानी उसको परमिशन दे दी। कहाँ पर? जो 3 डिस्ट्रिक्ट थी, बुर्दवान, मिदानपुर और चितंगोंग, वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, वहाँ से जो टैक्सेस अधिशेष जो कलेक्ट करने की, वहाँ से उसको परमिशन दे दी। आफ्टर बीइंग इन द शेडो ऑफ ब्रिटिश फॉर सम ईयर, मीर कासिम ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम देयर कंट्रोल। अब बहुत टाइम तक, कुछ समय के बाद, जैसे वो ब्रिटिश की छत्र छाया में रहे, ठीक है, तो मीर कासिम ने कोशिश की वो अपने आप को किसी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर निकाल लें। ही डिसमिस द कोर्ट ऑफिशियल हु फेवर्ड द ब्रिटिश। अब उसने अपना वो कोर्ट ही डिसमिस कर दिया, भंग कर दिया, जो ब्रिटिश के फेवर में था। ठीक है, यानी ब्रिटिश के सारे लोग थे उसमें। ही हैड यूरोपियन एक्सपर्ट टू ट्रेन हिज आर्मी। अब उसने यूरोपियन एक्सपर्ट को हायर किया अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, ही ऑल्सो एबोलिस्ड ऑल ड्यूटीज़ इन इंटरनल ट्रेड। और आंतरिक व्यापार में जितनी भी उनकी ड्यूटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो इंडियन थे और ब्रिटिश मर्चेंट थे वो इक्वली टर्म्स में एक जैसे ही शर्तों पर व्यापार कर सकें। दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू ब्रिटिश मर्चेंट। और ये ब्रिटिश मर्चेंट के लिए जो है सहनीय नहीं था। ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तक जो है सारे ही इकोनॉमी पर, सारे ही ट्रेड पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश का ही था। अब जब इंडियंस को भी उनके साथ उनके इक्वली अधिकार मिल गए तो ये उनको सहन नहीं हुआ। ठीक है, उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई। एडवर्सली अफेक्ट देयर प्रॉफिट। इससे उनके प्रॉफिट को भी जो है इफेक्ट हुआ, उसको भी प्रभावित हुआ। द ब्रिटिश नाउ डिसाइडेड टू डिस्पोज मीर कासिम। अब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो मीर कासिम को भी हटा देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बैटल लड़ी गई, जो लड़ाई लड़ी गई, वो थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये किसके बीच में हुई थी? मीर कासिम और ब्रिटिश जो थे। मीर कासिम ब्रिटिश डिफीट मीर कासिम इन सीरीज ऑफ बैटल। ठीक है, उसके बाद सारी सीरीज़ में ब्रिटिश ने जो लड़ाइयाँ लड़ी एक के बाद एक, उसमें उन्होंने मीर कासिम को भी हरा दिया। मीर कासिम फेल टू अवध। अब मीर कासिम कहाँ है? अवध भाग गया। ठीक है, वो भाग के अवध चला गया। अब वहाँ पर उसने सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम सेकंड, ठीक है,
जो कि मुगल राजा थे, उसने उनके साथ क्या किया, उनके साथ गठबंधन कर लिया, मतलब उनके साथ जाके वो हाथ मिला लिया, ठीक है। द कंबाइंड आर्मीज मीट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। अब उन दोनों की जो आर्मी थी, यानी शुजाउद्दौला और शाह आलम जो थे उनकी, और मीर कासिम, इनकी जो कंबाइंड आर्मी थी, उनके और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई लड़ी गई 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। द इंडियन आर्मी वाज डिफीट। अब इसमें क्या हुआ, इंडियन आर्मी हार गई, और शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला और ब्रिटिश के बीच में क्या है, एक ट्रीटी हुई, यानी एक संधि साइन की गई, जिसमें शाह आलम को, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको आज ओडिशा के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, उड़ीसा, उनकी दीवानी के अधिकार मिल गए, यानी वहाँ पर उनको शासन करने का अधिकार मिल गया। और शुजाउद्दौला को जो नुकसान हुआ, वार का जो नुकसान हुआ, उसका जो है उसको हर्जाना देना निश्चित किया गया। मीर कासिम वाज डिस्पोज, और मीर कासिम को हटा दिया गया, ठीक है। मीर कासिम वाज मेड, देन मीर जाफ़र वाज मेड द नवाब वंस अगेन, और मीर जाफ़र जो था वो दोबारा से एक बार फिर से नवाब बना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर वाज द डिसाइसिव इन इंडियन हिस्ट्री, और जो बक्सर की लड़ाई है वो एक निर्णात्मक लड़ाई थी, यानी एक बहुत ही मेन इंडियन हिस्ट्री में बैटल थी। द वीकनेस ऑफ इंडियन आर्मीज वॉज थ्रोली एक्सपोज्ड। इस आर्मी से जो इस बैटल से इंडियन आर्मी की वीकनेस का पता चल गया था। नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल एंड द मुगल एम्पीरियर नाउ बिकम डिपेंड ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो अवध के नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे, और जो मुगल एम्पीरियर थे, अब वो किसके ऊपर डिपेंड हो गए, वो टोटली ब्रिटिश के ऊपर डिपेंड हो गए। टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द रिच ईस्टर्न प्रोविंस गेव द ब्रिटिश एनरोमियस रिसोर्स फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन। और जो पूरी तरह से ब्रिटिश के ये ईस्ट का जो प्रोविंस थे, ये ब्रिटिश की कंट्रोल में आ गए थे, तो उसकी वजह से ब्रिटिश को एक पूर्ण रूप से ऐसा सोर्स मिला जो नेक्स्ट राउंड में, यानी अगले राउंड में उनको एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर बक्सर, और बक्सर की जो बैटल थी उसके बाद बंगाल की क्या स्थिति थी। आफ्टर विक्ट्री एट प्लासी एंड बक्सर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रियल रूलर ऑफ द बंगाल। और जब प्लासी और बक्सर की लड़ाई लड़ी गई तो उसके बाद ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की जो है रियल रूलर बन गई, ओके। द मिलिट्री केम अंडर इट्स कंट्रोल, मिलिट्री भी उनके कंट्रोल में आ गई थी। और रेवेन्यू जो कलेक्ट होना था वो डायरेक्टली कंपनी के ऑफिसर्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज गिवन टू द नवाब टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। और सिर्फ अमाउंट ही, रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा अमाउंट ही नवाब को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दिया जाता था, यानी सारा जितना पैसा होता था वो कंपनी अपने पास रखती थी, और बट थोड़ा सा पैसा ही वो नवाब को दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चला सके। सो द ब्रिटिश हैड ऑल पावर एंड इनकम बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिश के पास सारी पावर थी, सारी इनकम्स थी, लेकिन उसके पास और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, यानी पावर तो थी लेकिन कोई काम नहीं करती थी वो। और दूसरी तरफ बंगाल जो नवाब थे वो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उनके पास ना तो पैसा था और ना ही उनके पास पावर थी, क्योंकि वो किसके पास थी, ब्रिटिश के पास थी। दिस यूनिक अरेंजमेंट इज़ जनरली नाउन एज द ड्यूअल एंड डबल गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम था, ये जो अरेंजमेंट था, इसको कहते हैं ड्यूअल या डबल गवर्नमेंट के नाम से। द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड इमेंसली अंडर द सिस्टम। सबसे ज़्यादा किसने इसको सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, जो बंगाल के ऊपर, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो इसको इस का जो है उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। इवन ड्यूरिंग द फेमिन विच स्ट्रक बंगाल इन 1770। और जब 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा तो ना तो नवाब और ना ही कंपनी, दोनों में से किसी ने ही वहाँ के लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं पहुँचाया, कोई भी सहायता नहीं पहुँचाई, ठीक है। क्योंकि कंपनी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी
लेकिन वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो वो लोगों की हेल्प क्यों करेगी, ठीक है। बट नवाब जो थे वो नवाब तो थे, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, बट उसके पास ना तो पैसे थे और ठीक है ना ही कोई पावर थी, ओके। तो इसलिए नवाब ने भी हेल्प नहीं की। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल एंड इन 1772। और ये जो दोहरा शासन है, शासन व्यवस्था है, ये कब, इसका एंड कब हुआ बंगाल में, 1772 में। बंगाल वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और बंगाल डायरेक्ट कंपनी के कंट्रोल में आ गई, ठीक है। द न्यू गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग embarked on further expansion of India influence of British influence in India। और जो नए गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग, 1772 से लेकर 85 तक उन्होंने दोबारा इंडिया में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया और यहाँ पर एक्सपेंशन जो है यानी विस्तार करना शुरू किया, ओके बेटा।